और आइए अब शुरुआत कर लेते हैं मिड डे प्राइम की हेडलाइंस के साथ। कोरोना संक्रमण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की समीक्षा बैठक। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सभी पॉजिटिव सैंपल को दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भेजने की दी सलाह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की दी सलाह। नियमों का पालन न होने की स्थिति में देश हित में यात्रा स्थगित करने का आग्रह। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोविड नियमों पर पालन न करने पर उठाए सवाल। कहा, क्या एक परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है? तवांग मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही बाधित। सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा से किया वॉकआउट। लोकसभा में देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे चर्चा का जवाब। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समुद्री जल तस्युता रोधी विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए करेंगे पेश। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मोदी सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए उठाए कई कदम। जनजाति मंत्रालय का बजट बढ़ाने के साथ शिक्षा, संस्कृति और उनकी पहचान को आगे बढ़ाने का किया काम। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना। पंजाब में ठंड और धुंध से स्कूलों का बदला समय। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में छाया रहा घना कोहरा। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने छात्राओं के विश्वविद्यालय में प्रवेश पर लगाई रोक। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से करीब 3 महीने पहले आई पाबंदी। अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान के कदम की कड़ी निंदा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जताई चिंता। तालिबान और अलकायदा के संबंधों को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बताया खतरा। अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर भी जताई चिंता। और अब बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक राजधानी दिल्ली में जारी है। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण और उसके परिदृश्य को लेकर चर्चा हो रही है। समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, आयुष, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक राजीव बहल, नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य वीके पॉल और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष एनएल अरोड़ा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। इससे पहले राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग में जुटने का निर्देश दिया गया है। सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि कोरोना के वेरिएंट पर निगरानी रखने के लिए पॉजिटिव सैंपल की पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग पर पूरा ध्यान दिया जाए। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड से मुकाबले के लिए उपयुक्त व्यवहार की 5 स्तरीय रणनीति से इस महामारी पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है। इसका नतीजा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को साप्ताहिक आधार पर 12,000 मामलों तक सीमित किया जा सका है, लेकिन दुनिया में इसका खतरा पूरी तरह टला नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कोविड की स्थिति को लेकर सरकार हमेशा सतर्क है और कहीं भी मामले बढ़ते हैं तो राज्यों को सतर्क करती रहती है। सावधानता हमेशा केंद्र सरकार लेती रही है। जहां भी कुछ आउटब्रेक्स दिखे हैं तो केंद्र सरकार राज्यों को अलर्ट मोड पे कुछ नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस देते हैं और कल भी हमारी मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस इशू किए हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। भारत ने बहुत ही अच्छा वैक्सीनेशन करके दिखाया। आज अगर 220 करोड़ वैक्सीनेशन को हम पार कर रहे हैं तो ये भारत की अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ग्लोबल लेवल पे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम देख रहे हैं कि भारत में कम केसेस दिखाई दी।
केंद्रीय मंत्री भारती पवार ने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता में जनजातीय कल्याण सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समुदाय के लिए बजट में इजाफा किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार जनजाति क्षेत्र में और गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़े कदम उठाए, ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से हो या अन्य मंत्रालयों से हो। ये बजट भी हमने देखा कि बढ़ाया गया है। जैसे कि मैं कहूँगी 14-15 में ये बजट था 19,000 करोड़, जब सब मंत्रालय उससे जुड़े हैं, जो जनजाति के लिए ये बजट दिया गया, वो बढ़ा के आज हमारा बजट लगभग 22-23 में देखा गया तो ये 90,000 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। तो मुझे लगता है सभी दिशा में ये बजट हमारी जनजाति ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सराहना कदम है। भारत के कोविड-19 वर्किंग ग्रुप एनडीएजीआई के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने चीन में कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए कहा कि कोरोना वायरस को लेकर भारत सतर्क है और संक्रमण के आंकड़ों में किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए तैयार है। हमारी ज़्यादातर जो जनता है उसको टीकाकरण हो चुका है। 90% से ज़्यादा लोगों को प्राकृतिक तौर पे कोविड का इन्फेक्शन भी हो चुका है। तो एक जिसको हम हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं, उससे हम सब लोग का प्रतिरक्षण हुआ है। और यही कारण रहा कि ओमिक्रॉन के बहुत सारे सब वेरिएंट आए इस बीच में, लेकिन भारत में उनका कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं देखा गया। एनके अरोड़ा ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षा के जरूरी उपाय किए जा रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। बाहर के इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसमें सैंपल्स अभी भी पिक किए जा रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों। ज़रूरी नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया से या पूर्व एशिया चाइना से आते हों, सारा दुनिया भर से कहीं भी, क्योंकि वायरस कोई सीमाएं नहीं होती हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक बार चीन में फिर से जो उछाल आया है कोविड को लेकर, चिंताएं दुनिया भर में बढ़ गई हैं, किस तरह से भारत में उसे लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है, किस तरह से निर्देश दिए जा रहे हैं और किस तरह के दिशा निर्देश हैं? जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक हो रही थी वो अब खत्म हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले ही ये बैठक खत्म हुई है और अब से थोड़ी देर बाद नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर बीके पॉल मीडिया को एड्रेस करेंगे, बताएंगे कि उस बैठक में क्या हुआ है और आगे क्या कुछ दिशा निर्देश जारी की जाएगी। ये इस बैठक में आयुष सचिव, नीति आयोग के मेंबर, डीजी आईसीएमआर और एमओएस हेल्थ भी और स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम वरिष्ठ अधिकारी थे और बहुत ही गहन करीब 1.5 घंटे की ये समीक्षा बैठक चली है। और पूरे दुनिया में जो कोविड को लेकर के मामले चल रहे हैं और खासतौर पर चाइना के संदर्भ में और भारत में इसकी क्या स्थिति है, अभी उन तमाम चीजों पे बैठक में चर्चा हुई है, विस्तार से प्रेजेंटेशन हुआ है एनसीडीसी की तरफ से। और जो कल स्वास्थ्य सचिव ने जो राज्यों को पत्र लिखा था कि जो 5 सूत्री रणनीति है हमारी टेस्ट, ट्रैक और वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, उसको सख्ती से पालन करने की बात भी इस बैठक में की जाएगी फिर। और आपने देखा होगा कि विजुअल में कि स्वास्थ्य मंत्री खुद मास्क लगाए थे और जितने भी अधिकारी बैठे हुए थे उस तमाम लोगों ने भी मास्क लगाया था। यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन अब करना होगा, सभी जन सामान्य को भी करना होगा, क्योंकि भी एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ जितने भी अभी केस आ रहे हैं, तकरीबन 150 के आसपास हर दिन केस दर्ज किया जा रहा है भारत में, उन तमाम जो केस है उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कहा गया है ताकि कोई नया वेरिएंट तो नहीं है इसका पता लगाया जा सके। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन को लेकर के 220 करोड़ डोज अब तक भारत में लग चुका है, तो वैक्सीनेशन को क्या स्थिति है, किस तरीके से इस पर आगे बढ़ा जाए, एक्सपर्ट एडवाइस स्वास्थ्य मंत्री किए हैं। अब से थोड़ी देर बाद जो बयान आएगा और प्रेस रिलीज भी जारी होगी सरकार की
तरफ से, तो उसमें विस्तार से बताया जाएगा। तो लेकिन निश्चित तौर पर भारत बहुत अलर्ट है और दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर निगाह रखे हुए हैं, साथ ही सतर्कता भी बढ़ाया गया है। बिल्कुल नितेंद्र, जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन भारत में हुआ है, जिस तरह से जो स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा केवल देश ही में नहीं दुनिया भर में उसकी एक पहचान जो अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहते हैं हमारे देश ने बनाई है, अब जबकि दोबारा से इस पर जो चिंताएं हैं वो विश्व भर में बढ़ी हुई हैं, भारत में ये कहा है कि सतर्कता की जरूरत है, चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह के कदम आप बता रहे हैं जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग है और जिस तरह से विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं जो इस बैठक में शामिल हुए हैं, कितना जरूरी है ये जानना कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी किस तरह से सतर्कता की जरूरत है और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, और इन सभी को लेकर एक जागृति पैदा करना, इसके लिए विभिन्न राज्यों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से समय समय पर हमेशा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों के साथ बैठक होती रहती है, समीक्षा होती रहती है। जहां भी केस पाया जाता है, चाहे वो 10 केस हो या 20 केस हो, तो स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार उस राज्य से संपर्क में रहता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक लगातार चलती रहती है। कारण है कि सर्विलेंस ऐसा बना हुआ है, पूरे देश भर में इंसाकॉग के तहत एक तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग होता है, तो नेटवर्क हमेशा एक्टिव रहता है, मंत्रालय एक्टिव रहता है। इस संदर्भ में हम कहें कि मंत्रालय समीक्षा एक बार फिर से किया है, साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करना है, क्योंकि हमें प्रोटोकॉल का पालन करना है। हमें पता है कि वायरस से बचना कैसे है और हमारे पास लड़ने के हथियार भी है, चाहे वो मास्क हो चाहे वैक्सीन हो। वैक्सीनेशन करीब 70% ज्यादा पॉपुलेशन को दोनों डोज लग चुका है। जो अभी जरूरत है कि जो 50 साल से ऊपर 60 साल से ऊपर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका बूस्टर डोज तो लग चुका है। साथ ही साथ किस तरह के उनको एहतियात बरतने की जरूरत है वो अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत अपनी जो जितनी स्ट्रेंथ है, चाहे वो जितने कोविड को करके बने हुए थे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, तो वो भी है, तो तैयारियों के लिए कोई कमी नहीं है। अभी जो वेरिएंट की बात हो रही है, चाहे वो चाइना हो या बाकी जगह हो, तो सारे वेरिएंट भारत में पहले से है। ऐसा नहीं है कि कोई नई वेरिएंट आई है, तो वेरिएंट है तो उससे हम यूज टू हो चुके हैं। तो इस तरह का ऐसा खतरा अभी तक नहीं है। सतर्कता सिर्फ रखना है और हमें विजिट रहना है, और जितने भी नागरिक हैं उनको अपना जो प्रोटोकॉल पहले वाला है उसको पालन करते रहना है। जी बिल्कुल, सतर्कता बेहद ज़रूरी है। और जो मीटिंग के दृश्य हम देख रहे हैं उसमें भी देखा है सभी ने मास्क लगाया हुआ है, तो बेहद ज़रूरी है जन जागृति। बहुत शुक्रिया नितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर सलाह दी है कि स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। मनसुख मांडविया ने कहा कि यात्रा के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, इसके साथ ही कोविड टीके की खुराक के लिए लोग ही यात्रा में शामिल हों। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में कहा है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो देश हित में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने का अनुरोध है। और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जारी दिशा निर्देश पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है। ये मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है कांग्रेस में, परंतु कोविड प्रोटोकॉल का तो उनको पालन करना होगा। आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। मिड प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं।
ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में और अब बात ताज़ा खबर की। अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हुई झड़प को लेकर विपक्ष की ओर से पैदा गतिरोध आज एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई में देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में विरोध किया, जिसके चलते 11:11 पर लोकसभा को करीब 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत मंगलवार को शुरू हुई चर्चा आज फिर जारी की गई। हालांकि सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उधर राज्यसभा में कार्यवाही बिना किसी बाधा के चल रही है। लोकसभा में तवांग मुद्दे पर कार्रवाई बाधित करने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की आलोचना की है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि नकली कांग्रेस को बीच बीच में महात्मा गांधी याद आते हैं, ये अच्छी बात है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, हमने क्या खोया था, नेहरू जी के कारण कितनी जमीन हमने खोई थी, कितना पाया था, उन्हें इनकी जानकारी निकाल लेनी चाहिए। बीच बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को। वट एवर हैज हैपेंड ड्यूरिंग देयर टेन्योर एंड हाउ ही सैक्रिफाइस्ड बिकॉज ऑफ देयर ग्रैंड ओल्ड लीडर पंडित नेहरू, what we have lost and what we have gained, let them study first, and how we lost the permanent membership UN Security Council, that also let them study, and after that if they go and sit, and Mahatma Gandhi ji will definitely give them a wisdom. और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम लोकसभा की कार्रवाई की बात करते हैं, जिस तरह से रवैया कांग्रेस का देखने को मिला है, बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। हाँ, बिल्कुल बीजेपी ने सवाल उठाए हैं और जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया अभी हम देख रहे थे 2 दिन से कि वो राज्यसभा में हमलावर हो रहे थे इस बात को लेकर, तवांग के मुद्दे को लेकर, जबकि सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया कि इस मसले में संबंधित पक्ष से पूरी तरीके से स्थिति को स्पष्ट किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री जब बयान दे चुके हैं, दोनों ही सदनों में इस मामले में बयान आ चुका है और बीच में भी चर्चाओं के दौरान इस चीज़ को स्पष्ट किया है कि कैसे भारत की स्थिति इस पूरे मसले पर पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन जब आज लोकसभा में ये मसला विपक्ष ने उठाने की कोशिश की और शोर शराबा और हंगामा हुआ तो सदन को तकरीबन 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा और बाद में भी जब सदन चालू हुआ तो उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। निश्चित तौर से ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि जब सब चीज़ स्पष्ट है तो ऐसे में एक मुद्दे को अननेसेसरी सदन की जो गरिमा है और सदन का जो समय है बर्बाद करने में विपक्ष समय जाया कर रहा है। वही दूसरी ओर एक और जो मसला था संसद के गलियारों में गूंजा कि जिस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा बना रही है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर इसमें कोई व्यवधान डालने की कोशिश है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से लेकर तमाम लोगों ने इस बात को रेखांकित किया कि कोविड प्रोटोकॉल देश के प्रोटोकॉल के लिए सभी को इसमें सम्मिलित होना है और अगर एक पार्टी के परिवार के लोगों के लिए ही अगर कांग्रेस पार्टी सीमित है तो उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल जो पूरी दुनिया इस ओर चिंतित है और देश के जो प्रोटोकॉल है उसको
मानना ज़रूरी है, तो ऐसे में उन्हें भी ये मानना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस मसले पर भी सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को घेरा, लेकिन राज्यसभा की जैसे कि आपने बताया कि जो स्थिति रही उसमें शुरुआत में कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए कोशिश की गई कि चीन के मुद्दे पर कुछ व्यवधान हो, लेकिन सभापति ने स्पष्ट कर दिया कि इस मसले पर कोई भी व्यवधान स्वीकार नहीं है और इसी वजह से वहां पर शून्यकाल के दौरान तमाम में अहम मुद्दे रखे गए और प्रश्नकाल भी चला। जी बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को देश में फर्जी खबरें फैलाने वाले 3 चैनलों आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइंस और सरकारी अपडेट्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई द्वारा कल इन चैनलों को फर्जी खबरों को प्रसारित करने वाला घोषित किए जाने के बाद ये कदम उठाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने एक बयान में कहा है कि ये यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय और देश के प्रधान न्यायाधीश और अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। इन यूट्यूब चैनलों के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और उनके ये फर्जी वीडियो 30 करोड़ से अधिक बार देखे गए। बयान में कहा गया है कि ये यूट्यूब चैनल मूल टीवी चैनल के प्रतीक चिन्ह और एंकरों के चित्रों का उपयोग करके दर्शकों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनके समाचार प्रामाणिक हैं। पिछले 1 वर्ष के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी समाचार प्रसारित करने वाले 100 से ज्यादा यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रेस वार्ता करके देश में जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश में 8% से ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है, जिसे सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनजातियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 2014-15 वित्त वर्ष के 19,437 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2022-23 वित्त वर्ष में ये आवंटन 91,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हमारे देश में लगभग 8% से ज्यादा 8.6% ट्राइबल पॉपुलेशन है। उनकी 2011 की जनगणना हिसाब करें तो ये लगभग 10.5 करोड़ आबादी होते हैं। ये थोड़ा अभी बढ़ के 13-14 करोड़ हुई होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति मंत्रालय का बजट बढ़ाने के साथ शिक्षा, संस्कृति और उनकी पहचान को आगे बढ़ाने का भी काम किया। मोदी जी समाज की वंचित वर्गों के बारे में अत्यंत संवेदनशील तरीके से जिम्मेवारी लिया। उनकी एम्पावरमेंट उनको कराने के लिए फाइनेंशियल एलोकेशन बढ़ाया है। शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सांस्कृतिक उत्थान और उनकी आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज देना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जनजातियों के लिए रिसर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार में पहली बार इसकी शुरुआत की गई है। अब तक अपेक्स लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे जनजातियों के बारे में रिसर्च करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। भारत सरकार की ओर पहली बार नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। आगे बढ़ेंगे। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य ने आज बिहार में छपरा सदर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने सदर अस्पताल के सीएस डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा, टीएस डॉक्टर एसडी सिंह और के सचिव डॉक्टर केएम दुबे से जरूरी जानकारी हासिल की।
सदर अस्पताल के सीएस ने बताया कि आयोग के सदस्य ने मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम के विषय में पूरी जानकारी हासिल की, जिसमें उन्होंने बताया कि 34 शवों का पोस्टमार्टम छपरा सदर अस्पताल में किया गया, जबकि 8 शवों का पोस्टमार्टम पटना के पीएमसीएच में हुआ है। इंफॉर्मेशन सब ले रहे थे। किस तरह का इंफॉर्मेशन? कितना मरा है, कितना डेथ हुआ है, कैसे डेथ हुआ, कितना आया, कितना रेफर हुआ, उसका मसरक का भी जायजा लेंगे। वहाँ का भी बात हो रही है। जो मेरे पास पोस्टमार्टम हुआ है उतना हम लोग दिए, और वहाँ से जो खबर है उतना जोड़ के दिए। रिपोर्ट के बारे में कि अभी तो उसको प्रिजर्व होके गया है लैब में, उसका रिपोर्ट आएगा और उसके बाद डिसीजन होगा। अभी ओपिनियन रिजर्व में है और उसके बाद फाइनल होगा। ये बात हम बता दिए और इससे वो संतुष्ट हुए। और बिहार में अवैध शराब विवाद के बीच जदयू नेता के घर से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। छपरा के मढ़ौरा नगर इलाके में स्थित ये घर जदयू नेता कामेश्वर सिंह के नाम पर दर्ज है। इस मामले में जदयू नेता कामेश्वर सिंह का कहना है कि उन्हें शराब की बोतलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस घर को 32 साल पहले छोड़ दिया था। कामेश्वर सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए घर में बोतलें किसने जमा की। पुलिस का कहना है कि इस घर में सरोज महतो नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता है। इस मामले में एक महिला को कल हिरासत में लिया गया था। मिड प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए टीवी न्यूज। पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सुजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें। शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्यधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारत के 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इसमें मोढेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर,
गुजरात का वडनगर शहर और त्रिपुरा में उनाकोटी श्रृंखला में पत्थरों पर उकेरी गई मूर्तियां शामिल हैं। इसके साथ ही यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारत के अब 52 स्थल हो गए हैं। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार शाम को तीनों स्थलों की तस्वीरें ट्वीट के माध्यम से शेयर करते हुए देश को बधाई दी और कहा कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। उधर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि इस कदम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा। और अब देख लेते हैं खेल जगत में क्या है खास। और खेल जगत की खबरें लेकर सुचित्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुचित्रा, क्या कुछ महत्वपूर्ण आज खेल की खबरों में? शुक्रिया रमा। सबसे पहले हम क्रिकेट की दुनिया से जुड़े कुछ अपडेट्स ले लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आज एक अहम एपेक्स काउंसिल की मीटिंग आयोजित होनी है। ये बैठक वर्चुअली आयोजित होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रही हैं कि टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को भारतीय T20 टीम का फुल टाइम कप्तान बनाया जा सकता है। वहीं कोच राहुल द्रविड़ को लेकर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। भारतीय टीम का हाल ही में हुए T20 विश्व कप में प्रदर्शन खराब रहा था। टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हारी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार से मीरपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज जीतना है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश रहेगी कि वो अपनी कमियों को दूर कर दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करे। बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 188 रन से धूल चटाने के बाद अब भारतीय रणबांकुरे मीरपुर टेस्ट में भी अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए बेताब हैं। हालांकि पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी नियमित कप्तान रोहित शर्मा का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में ओपनिंग का दारोमदार कप्तान KL राहुल और शुभमन गिल के ऊपर ही एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वैसे भारत की नजर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। टीम इंडिया के बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने पिछले मैच में शतक ठोका था। श्रेयस अय्यर और अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि KL राहुल फॉर्म में नहीं दिखे थे। गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और तेजी में मोहम्मद सिराज से एक बार फिर उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वैसे भारतीय टीम का बांग्लादेश में टेस्ट रिकॉर्ड बेहद शानदार है। टीम ने अब तक बांग्लादेश में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम की नजर 2010 के प्रदर्शन को भी दोहराने की रहेगी, जब टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया था। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो इस टीम ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से वो काफी नहीं रहा। इस टीम की सबसे बड़ी जरूरत अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करने की है, जिससे टीम दूर ही दिख रही है। वैसे अगर टीम को सीरीज बचानी है तो उसे खेल के हर डिपार्टमेंट में खुद को मजबूती के साथ सामने लाना होगा। भारत के लिहाज से ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ अगर बांग्लादेश पर क्लीन स्वीप होता है तो यकीनी तौर पर टीम इंडिया को इस बात का फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। 2023 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 से 31 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होगी। हाल के वर्षों में देश में बॉक्सिंग खेल में काफी विकास देखने को मिला है। विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी हालिया वैश्विक और मल्टी इवेंट प्रतियोगिताओं में भारत लगातार शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा है। भारतीय महिलाओं ने अब तक चैंपियनशिप के 12 संस्करणों में 10 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते हैं। पिछली बार जब ये प्रतियोगिता 2018 में भारत में आयोजित की गई थी, तब इसमें 62 देशों के 277 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था और भारत ने 4 पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं रमा। धन्यवाद सुचित्रा तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है।
अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने छात्राओं के विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी है। उसने कहा है कि ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस आदेश की पुष्टि की है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों सहित सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिबंध पर उठाए गए कदम के बारे में मंत्रालय को सूचित करें। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि ये कदम तालिबान की एक और वादा खिलाफी है। और इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।